हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू के व्यू पॉइंट से। अभी एमपी में इस पे एक मेंस पे क्वेश्चन भी आया हुआ था 4 नंबर में। तो देखिए, इस फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो लेक्चर है, मैंने इसको 4 पार्ट में बांटा हुआ है। पहले पार्ट में हम इसको अच्छे से समझेंगे कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। सेकेंड पार्ट में हम लोग ये देखेंगे कि इसको याद कैसे हम कर सकते हैं, ट्रिक्स और टेक्निक्स के ज़रिए। और थर्ड पार्ट में हम इसमें देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस इसमें प्रीलिम्स में बनते हैं। और चौथा पार्ट आप लोगों के लिए है। जैसे ही ये लेक्चर ख़त्म हो जाए, जाके अपने क्वेश्चन बैंक में आग लगा दो। अरे मेरा मतलब है जाके क्वेश्चन वगैरह लगाओ। खैर, स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़, आपको जैसे पता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें ये पहले से अवेलेबल नहीं था। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, तो ये कैसे आया था? आर्टिकल 51A और पार्ट 4A में हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को रखा हुआ है। ये जब, इसमें एक और चीज़ आप याद रखिएगा कि 42nd अमेंडमेंट से आया था। 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट या कॉन्स्टिट्यूशन बाय इंदिरा भी कहते हैं। उस टाइम आप लोगों को पता होगा कि इंदिरा गांधी ने उस टाइम पे इमरजेंसी लगा रखी थी, तो उन्होंने एक कमेटी बनाई थी जिसका नाम था स्वर्ण सिंह कमेटी। इस कमेटी को बोला गया था कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से स्टडी करिए और हमें बताइए कि आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के कॉन्टेक्स्ट में हमें इस कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से चेंजेस करने चाहिए। तो इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी। उन्हीं रिकमेंडेशंस में से एक थी आपकी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को आप कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A आर्टिकल 51A में इनकलकेट करिए। अब देखिए, इसका पर्पस बेसिकली क्या होता है कि आपकी बहुत सारी, इसमें जो ड्यूटीज़ अभी हम देखेंगे जिसमें कि आपकी बहुत सारी जैसे एंटी सोशल एक्टिविटीज़ हैं, या आपके कुछ जो डेमोक्रेटिक गोल्स हैं, या आप बीइंग अ सिटीज़न आप डिसिप्लिन में रहें, आप जो नेशनल गोल्स हैं उनको अचीव करने में पार्टिसिपेट करें, हेल्प करें नेशन की, ये सारी बातें इसमें बता रखी हैं। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जब भी, क्योंकि हमें पता है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो क्या है, नॉट इन्फोर्सेबल, नॉन जस्टिशेबल। तो इसको इन्फोर्स करने के लिए जो पार्लियामेंट है वो लॉ बनाएगा। अब वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है कि नहीं, रीजनेबल है कि नहीं, तो वो चीज़ भी हम चेक कर सकते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ के ज़रिए। तो ये इसका पर्पस था। आइए अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ 51A में दे रखा है, पार्ट 4A लिखा है, ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीज़न ऑफ इंडिया शैल, यानी कि मैंडेटरी प्रोविज़न है। यहाँ पे वर्ड आ रहा है सिटीज़न, याद रखिएगा। तो देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, है ना, वो कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को अवेलेबल हैं। तो वो हैं आपके 15, 16, 19, 29 और 30। देखो, 15, 16 एक साथ आ गया, 29 और 30 एक साथ आ गया, और बीच में 19 हो गया आपका। तो ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के पास अवेलेबल हैं, एनी पर्सन यानी कि फॉरेनर्स के पास नहीं। बाकी के जो भी आर्टिकल हैं वो सारे के सारे फॉरेनर्स यानी कि नॉन सिटीजन्स के पास भी अवेलेबल हैं। तो आप इसमें देखेंगे कि जैसे कहीं पे सिटीज़न लिखा हुआ है, कहीं पे नॉन सिटीज़न, है ना। और 15, 16, 19, 29, 30 के अलावा जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं वहाँ पर्सन वर्ड यूज़ हुआ है, इसको गौर करिएगा। तो ये ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीज़न ऑफ इंडिया है, शैल प्रोविज़न है। तो देखिए, पहली ड्यूटी आपकी क्या है, इसको आप याद रखिएगा, CNN। CNN क्या है, न्यूज़ चैनल का भी नाम है। तो ये बात करता है कि भाई जो भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन है आप उसको अबाइड करेंगे, यानी कि फॉलो करेंगे, और उसके जो आइडियल्स हैं और जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको आप रिस्पेक्ट करेंगे। तो आइडियल्स कौन से हैं, वही जो हमारे प्रेम्बल में दे रखे हैं, लिबर्टी, इक्वेलिटी, फ्रेटर्निटी, है ना। इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं भाई, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है ना, कैग है, यूपीएससी, और सारे भी इंस्टीट्यूशंस हैं आपके। तो इनको क्या करना है, आपको अबाइड करना है। उसके अलावा जो आपका नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम है, इसको भी आपको क्या करना है, रिस्पेक्ट। तो देखिए, C से कॉन्स्टिट्यूशन, N से नेशनल फ्लैग और N से नेशनल एंथम आपको याद रहेगा। B में क्या दे रखा है, नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। भाई, फ्रीडम के लिए हमने जो नेशनल स्ट्रगल किया है ना, और जिन आइडियल्स को लेके किया था, भाई देश को आज़ाद कराने के लिए हमने कौन कौन से आइडियल्स रखे थे अपने पास, उन सारे आइडियल्स को हमें अपने हृदय में सजो के रखना है। भाई एक बार आज़ादी मिल गई, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि भूल जाओगे, है ना। नेक्स्ट क्या है, सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। इसे हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट। सोवरेनिटी मैंने आपको पहले भी बताया था कि सोवरेनिटी मतलब क्या होता है। जैसे हम भारत में रहते हैं तो हम अपनी डोमेस्टिक पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी दोनों डिसाइड करने के लिए फ्री हैं, ये होती है सोवरेनिटी। सोवरेन मतलब सुप्रीम पावर। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है प्रीलिम में कि जो सोवरेनिटी है वो दो तरह की होती है, एक पॉलिटिकल सोवरेनिटी और दूसरी लीगल सोवरेनिटी।
तो लीगल सॉवरन हमारे देश में क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। और पॉलिटिकल सॉवरन क्या है? वी द पीपल। तो जहाँ पॉलिटिकल वर्ड आए तो पॉलिटिकल में पी और एल आ रहा है, तो पीपल से याद रखना है इसे। ठीक, इसके बाद क्या है? यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। इसको भी हमें क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है, हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। देखिए यूनिटी और इंटीग्रिटी ये प्रियम्बल में भी जोड़ा गया था 42nd अमेंडमेंट से, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है? डिफेंड द कंट्री या नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन। भाई जब भी देश पे आँच आएगी, वैसे तो हमारे देश में आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, लेकिन फिर भी अगर वो कम पड़ रहे हैं, जैसे यूक्रेन का एग्जांपल लीजिए कि जब सैनिक कम पड़ रहे थे तो जो वहाँ के नागरिक हैं वो भी अपने देश को बचाने के लिए आगे आए। तो जब भी आपको बुलाया जाएगा, व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, आप क्या करेंगे? कंट्री को डिफेंड करेंगे और नेशनल सर्विस भी देंगे। नेक्स्ट है आपका हार्मनी, कॉमन ब्रदरहुड, डिग्निटी ऑफ वुमेन। भाई आपकी ये ड्यूटी है कि आप ऐसे काम करें, है ना, जिससे क्या हो? हार्मनी हो लोगों के बीच में, एक भाईचारा लोगों के बीच में डेवलप हो। और दूसरा, आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी मत करिए जो कि विमेन की डिग्निटी के अगेंस्ट है, डेरोगेटरी है ना। एस में क्या लिखा हुआ है? कंपोजिट कल्चर। इसको हमें वैल्यू देनी है और हमें प्रिजर्व करना है। तो आपको पता ही है कि जैसे भारत कल्चरली बहुत रिच है, तो हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम इसको वैल्यू भी दें और प्रिजर्व भी करें। इसी के लिए आपका आर्टिकल 29 और 30 भी आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट है आपका फ्लोरा फौना। तो देखो फ्लोरा फौना क्या होता है? फ्लोरा मतलब होता है प्लांट से रिलेटेड, फ्लावर से रिलेटेड। इसको आप FL से याद रखना है ना, फ्लोरा फ्लावर। फौना मतलब क्या होता है? जो भी आपके जंगली जानवर होते हैं। तो जी बात करता है कि जो फ्लोरा और फौना है इसको आप प्रोटेक्ट करेंगे, इम्प्रूव करेंगे, है ना। तो बेसिकली नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करने की बात हो रही है, क्योंकि नेचर ही नहीं रहेगा तो फिर कहाँ पे रहोगे, है ना। तो देखो नेचुरल इन्वायरमेंट में क्या है आपका? फॉरेस्ट भी आता है, लेक भी आता है, रिवर भी आता है और वाइल्ड लाइफ भी आता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ लिखा है, कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। भाई बहुत सारे लिविंग क्रिएचर्स भी हैं जिनके लिए आपके दिल में क्या होना चाहिए? एक कंपैशन होना चाहिए, है ना। तो जानवरों के साथ आपको ज़्यादती नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट क्या दे रखा है आपका? कि आप डेवलप करेंगे, क्या करेंगे? साइंटिफिक टेम्पर आपको डेवलप करना है, अपने अंदर ह्यूमैनिटी लानी है, आपको अपने अंदर इंक्वायरी और रिफॉर्म की जो स्पिरिट है, जो एक भावना है, वो भी आपको अपने अंदर लानी चाहिए। आई में लिखा हुआ आपका पब्लिक प्रॉपर्टी को आप क्या करेंगे? सेफगार्ड, यानी कि जो भी सार्वजनिक संपत्ति है उसको नुकसान नहीं पहुंचाना। जैसे अभी आपने देखा होगा कि अग्निवीर वाला जो एक ट्रेंड चला था, उस टाइम पे बहुत सारे युवा थे जिनको भड़काया गया और उन्होंने पब्लिक प्रॉपर्टी को बहुत डिस्ट्रॉय भी किया। वो उनको नहीं करना चाहिए। तो ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है कि पब्लिक प्रॉपर्टी को आप सेफगार्ड करेंगे, यानी कि सुरक्षित करेंगे। और वायलेंस से आपको एब्ज्योर रहना है, यानी कि वायलेंस से आपको दूर रहने की ज़रूरत है। जे में क्या है? अब देखिए इतना सब कुछ करोगे तो स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस सो दैट नेशन, यहाँ पे इस ऊपर के साइन का मतलब है इंक्रीज, यानी कि प्रोग्रेस। भाई जब आप इतना सब कुछ करेंगे, है ना, तो फिर क्या होगा? नेशन जो है क्या वो प्रोग्रेस नहीं करेगा? डेफिनेटली इट विल बी प्रोग्रेस्ड बाय लीप्स एंड बाउंड्स। एक की ड्यूटी यहाँ पे आती है, अभी हम वहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था और 42nd अमेंडमेंट से ये चीज़ आई थी, तो ओरिजिनल हमारी 10 ड्यूटीज़ थी, ये 11th ड्यूटी हमारी जोड़ी गई थी 86th CA मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 से, ठीक। और ये जो 86th अमेंडमेंट का जो सेक्शन 4 है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसकी इन्फोर्समेंट डेट भी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, 1 अप्रैल 2010। अब देखो इस 86th अमेंडमेंट से यहाँ पे लिखा हुआ है कि 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको उनके पेरेंट या गार्जियन क्या करेंगे? अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे फॉर एजुकेशन, ठीक। तो यही चीज़ आर्टिकल 21A में भी दे रखी है एज अ फंडामेंटल राइट, और आर्टिकल 45 में भी दे रखा है इसको। तो यहाँ पे ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। लेकिन काम की बात क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ है 6 ईयर्स। तो जो आर्टिकल 45 है 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से पहले, यहाँ पे लिखा हुआ था 6 से 14 साल तक के बच्चे। लेकिन इस अमेंडमेंट के ज़रिए यहाँ पे लिखा गया कि जो अर्ली चाइल्डहुड केयर होता है और 6 साल तक के जो बच्चे हैं, स्टेट उनकी एजुकेशन के लिए काम करेगा, ठीक। तो ये हमने देख लिया कि भाई ये क्या बातें करते हैं। अब कुछ और फैक्ट्स भी हम देख लेते हैं और साथ साथ मैं आपको बताता रहूँगा कि क्वेश्चंस भी किस तरह के बनते हैं। तो देखिए स्टार्टिंग से देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपको ये बनता है कि आर्टिकल 51A में दे रखा फंडामेंटल ड्यूटीज़, पार्ट कौन सा है? 4A है। क्या ये ड्यूटी ऑफ एवरी पर्सन है या एवरी सिटीजन?
तो क्वेश्चन में आपको पर्सन दे देगा, तो याद रखिएगा ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन है, ठीक। उसके बाद एक इसमें जो जनरल क्वेश्चन बनता है वो बनता है आपका कि डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के प्रोविजन को मिक्स करके आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सा डीपीएसपी का है और इसमें से कौन सा फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी कि एफडी का है। तो अगर आपको ये याद होंगे तो आप बहुत ईजिली बता सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन कैसा बनता है, एक यहाँ पे मैंने जो टर्म यहाँ लिखा है चेरिश एंड फॉलो द आइडियल्स। अब ये आइडियल्स को एक अलग वर्ड से चेंज कर देगा और आपसे पूछेगा कि क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो आपको अगर ये पता है तो आप इजीली बता देंगे। फिर यहाँ लिखा है सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंस्पेक्शन। तो आप याद रखिएगा कि वहाँ पे इंस्पेक्शन नहीं है, क्या है वहाँ पे, इंटीग्रिटी, ठीक। सिक्योरिटी भी दे देता है कभी कभी। फिर लिखा हुआ है कि नेशनल सर्विस की बात है कहाँ पे दे रखी है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई डी में आ रखी है ना। अब देखिए इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछता है कि डिग्निटी ऑफ वुमेन, ये कहाँ पे दे रखा है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये ई में आ रहा है। इसके बाद आपका एक जो क्वेश्चन बनता है इसमें वो बनता है इसको लेके, ठीक है। तो देखिए एक क्वेश्चन बड़ा पेट है इनका कि ये जो फ्लोरा फौना यानी कि जो नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करने की बात हो रही है, क्या ये डीपीएसपी में भी कहीं दे रखा है? बिल्कुल दे रखा है। आर्टिकल 48A, ये भी 42nd अमेंडमेंट से आया था और इस अमेंडमेंट का सेक्शन 10 था, ये याद रखिएगा, अक्सर पूछता है। एक क्वेश्चन पूछता है कि भाई जो लिविंग क्रिएचर्स हैं उनके कंपैशन की बात कहाँ पे दे रखी है, तो याद रखिएगा वो भी जी में दे रखी है। फिर आपसे पूछेगा कि ह्यूमनिज़्म और रिफॉर्म की बात कहाँ पे है, तो आपको याद होगा एच में दे रखी है। फिर आपसे पूछेगा कि क्या प्राइवेट प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करने की बात दे रखी है, नहीं, पब्लिक प्रॉपर्टी की बात हो रही है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ये अक्सर पूछा जाता है कि ये किस उसमें है, अल्फ़ाबेट में है, तो आपको ये पता हो जाएगा ईज़िली। अब इसमें कुछ और हम चीज़ें देखते हैं ज़रा। तो देखिए हमने देखा कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये 42nd अमेंडमेंट से आई थी, 1976 का है। इस अमेंडमेंट का ये सेक्शन 11 था जिससे ये सारी ड्यूटीज़ ऐड की गई थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो फ्लोरा फौना की बात हो रही है इसमें जो ये 48A में जो ये आया था, 48A में ये सेक्शन 10 था इस एक्ट का। लेकिन ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये सेक्शन 11 से आई है। इसकी इन्फोर्समेंट डेट भी याद रखिएगा, 3 जनवरी 1977। किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे आई थी? स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे। कहाँ से लिया था हमने? तो यूएसएसआर या रशिया। आपको पता है कि यूएसएसआर का जब विघटन नहीं हुआ था, है ना, पहले ये अभी रशिया, उससे पहले जब एक तरह से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रिपब्लिक था। तो इसमें से कोई भी आपका अगर ऑप्शन आ जाए तो आपको पता होना चाहिए, दोनों सही होंगे। फिर लिखा है कि ओरिजिनली ड्यूटीज़ कितनी थी? 10, क्योंकि जे के एट 10, ये 86 अमेंडमेंट से आए थे आपकी 11th ड्यूटी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ओरिजिनल ड्यूटीज़ कितनी थी, आपको पता है 10, अभी कितनी है? 11। अब लिखा हुआ है कि क्या ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है ये इन्फोर्सेबल है? तो नहीं भाई, ये इन्फोर्सेबल तो नहीं है, नॉन जस्टिशेबल भी है, लेकिन ये वैल्यूएबल गाइड है। किस केस में बोला था? एम्स स्टूडेंट यूनियन वर्सेस एम्स, 2002 सुप्रीम कोर्ट का केस है। और दूसरा लिखा है मुंबई कामगार सभा वर्सेस अब्दुल भाई, 1976 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसके बाद हम एक और चीज़ देख लेते हैं कि जो नेशनल एंथम है सिनेमा हॉल में, है ना, उसको लेके अक्सर जब आप मूवीज़ देखने जाते हैं पीवीआर में, सबसे पहले नेशनल एंथम वहाँ पे प्ले होता है। तो क्या उसको प्ले करना जो सिनेमा हॉल है, जो ओनर्स हैं, क्या उनके लिए वो मैंडेटरी है या डायरेक्टरी है? और क्या जब वो प्ले होगा आपके लिए खड़ा होना क्या मैंडेटरी है या डायरेक्टरी है? तो इसे याद रखिएगा कि उनके लिए प्ले करना डायरेक्टरी है, मैंडेटरी नहीं है। लिखा है ना, प्लेइंग ऑफ नेशनल एंथम इन सिनेमा हॉल नॉट मैंडेटरी, लेकिन क्या है? डायरेक्टरी है। और इसी तरह से अगर वो प्ले होता है तो भाई आप लोगों के लिए मैंडेट है कि आप उसे रिस्पेक्ट करेंगे। तो ये किस केस में बोला था? श्याम नारायण चौकसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2018 सुप्रीम कोर्ट का केस है। ये तीनों ही केस बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस व्यू पॉइंट, इंटरव्यू के पॉइंट से भी ये इंपॉर्टेंट है। अब आइए झट से इसको हम याद करते हैं, ए से लेके पूरा के तक, बहुत ईजिली आपको याद हो जाएगा। तो देखो ए से लेके जे आपको पता है ओरिजिनली दे रखा था। सबसे लास्ट में क्या बात आ रही है हमारी? एजुकेशन की, ठीक। अब 10 तक याद करते हैं। देखो इसको याद करने के लिए हम ये जो स्टार्टिंग के 6 हैं इसको हम एक साथ देखेंगे और ये एक साथ देखेंगे, ठीक है, कॉमन सेंस लगाएंगे एकदम। देखो एक देश की जो पहचान है शुरुआत हमेशा वहीं से होती है। तो एक देश की पहचान क्या है? उसका संविधान, उसका नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम, यही आपकी पहचान है। अब इस पहचान को दिलाने के लिए हमने बहुत लड़ाइयाँ करी,
तो ठीक अगला प्रोविज़न क्या है, नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, है ना। अब आपको आज़ादी तो मिल गई, अब आज़ादी मिलने से पहले आप क्या थे, गुलाम, अब आप क्या हो गए, सॉवरन। तो ठीक अगला प्रोविज़न क्या है, सॉवरेनिटी का। और जब आप सॉवरन हुए तब आप यूनाइटेड भी हुए और आप में एक इंटीग्रिटी वाली फीलिंग भी आई, ठीक। अब जब आप सॉवरन हो गए, यूनाइटेड हो गए, इंटीग्रिटी हो गई, अब जब भी आपकी इस सॉवरेनिटी पे खतरा आएगा तो क्या आप इसको बचाने नहीं आओगे, डेफिनेटली आओगे। तो अगला प्रोविज़न क्या है, डिफेंड द कंट्री व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। तो जब जब उस सॉवरेनिटी पे खतरा आएगा आप उसको बचाने पक्का आओगे, है ना। और देखो, बचाने तो तब आओगे जब आप में भाईचारा हो और जो महिलाएं हैं उनके प्रति आप उनकी डिग्निटी, उनको सम्मान दें, क्योंकि देश को बचाने के लिए सिर्फ पुरुष ही तो नहीं आएंगे ना, महिलाएं भी आएंगी। और अगर आप उनको डिग्निटी नहीं दे रहे हैं तो वो क्यों आएंगे भाई। और अगर लोगों में भाईचारा ही नहीं होगा तो वो क्यों आएंगे। तो आप देख रहे हो कैसे कॉमन सेंस से ये चीज़ चल रही है। इसके बाद क्या है कि भाईचारा भी कब आता है, जब आप एक दूसरे के कल्चर को समझोगे, एक दूसरे के कल्चर को रिस्पेक्ट करोगे, तभी भाईचारा आता है। तो ये 6 बहुत ही ईजिली हमें याद हो गए। एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं कि एक देश की पहचान सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन और उसके नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम से होती है। ये आपको कैसे मिला, फ्रीडम स्ट्रगल से। और जब ये मिला तो आप क्या हो गए, सॉवरन। इसको बचाने के लिए जब भी खतरा आएगा इस पर आप आओगे। और कब आओगे, जब आप में भाईचारा होगा और विमेन को आप डिग्निटी के साथ रिस्पेक्ट करोगे। और भाईचारा कब आता है, जब आप एक दूसरे के कल्चर को समझते हैं। तो एफ तक हमें बहुत ईजिली याद हो गया। अब आगे देखते हैं। देखो, इस दुनिया में सबसे पहले कुछ भी था तो वो नेचर था, प्रकृति थी। उसके बाद आप आए हैं, उसके बाद सारी चीज़ें आई हैं, है ना। तो ठीक इसके बाद का जो प्रोविज़न होगा वो किससे जुड़ा होगा, नेचर से। तो आप इजीली देख सकते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट की बात करता है। अब जो साइंस है वो भी कहाँ से आई है, नेचर से तो आई है। तो अगला प्रोविज़न किसका होगा, साइंस का होगा। यानी कि साइंटिफिक टेम्पर की बात हो रही है तो साइंस की बात हो रही है कहीं ना कहीं। तो साइंस में ही आप भाई साइंस को इस तरह से यूटिलाइज़ करना चाहिए कि ह्यूमैनिटी भी जिंदा रहे। एक्सपेरिमेंट कर रहे हो करो, कोरोना फैलाने की क्या ज़रूरत थी, है ना। तो साइंस और ह्यूमैनिटी एक दूसरे से जुड़ी है। अब कहीं ना कहीं जब आप साइंटिफिक कुछ काम करते हैं तो उससे कहीं ना कहीं एक रिफॉर्म्स भी होता है ना। एक इंक्वायरी वाली फीलिंग भी होती है, एनालिटिकल चीज़ें होती हैं। तो आपको ईजिली याद हो जाएगा। अब भाई जब साइंस जितना बढ़ता है तो आप देखोगे वायलेंस के नए नए तरीके आ रहे हैं, है ना। पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करने के नए नए तरीके आ रहे हैं। आज का समय तो बस जैसे आप देख रहे हैं कि बायोलॉजिकल वॉरफेयर होता है या साइबर अटैक होता है ना। दूर बैठे हो और देश बर्बाद। तो इसके बाद ठीक ये वाला प्रोविज़न आ जाएगा। अब 1 से लेकर 9 तक, I9 होता है, यहाँ तक आपने जो भी काम किया इतना सब कुछ कर लोगे तो भाई देश की तरक्की तो होनी है ना। तो ये आपका जे में दे रखा है। इसको याद करने की ये ट्रिक थी। और एक और ट्रिक मैं आपको बता दूं, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। इसका पहला वर्ड पकड़ लीजिए, जी और एफ। तो जी एफ से आपको जो भी अच्छा लग रहा हो समझ सकते हैं। उसके बाद देखिए एच डी, मूवीज़ अक्सर एच डी में ही अच्छी लगती है देखने में। और यहाँ पे लिखा है आई पी, तो या तो आप आई पी यूनिवर्सिटी भी है, इसको आई पी आर से भी याद कर सकते हो, या इसका आई, इसका पी और इसका वी ले लो अगर, तो वी आई पी बन जाता है। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो ये बहुत ईजिली आपको याद हो गया होगा। अब इस पर मैं उम्मीद करता हूँ कि चाहे प्री का क्वेश्चन हो चाहे मेंस का, आप बहुत अच्छे से इसको लगा सकते हैं। इसके बाद आप कॉन्स्टिट्यूशन में किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं मुझे ज़रूर बताइए। और अगर आप लोग मुझसे ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो मैं उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।